प्रिय छात्रों, आप सभी का इस तकनीकी कक्षा में स्वागत है। मैं आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निर्धारित कक्षा 10 के छात्रों के लिए संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 में संस्कृत की विषय में एक पुस्तक है जो आपको पढ़नी है, और ऐसा ही आपने विगत वर्ष कक्षा 9 में भी किया था। कक्षा 9 में भी जिस प्रकार आपके सम्मुख केवल एक पुस्तक थी संस्कृत विषय की, उसी प्रकार कक्षा 10 में भी आपके सम्मुख संस्कृत विषय की केवल एक पुस्तक होगी। और इस पुस्तक से परिषद में जो परीक्षा परिषद द्वारा ली जाती है, उसमें जो अंकों का विभाजन है वह 100 अंकों का है, किंतु इन 100 अंकों का विभाजन 2 हिस्सों में है। एक तो त्रैमासिक परीक्षा के द्वारा 30 अंक दिए जाते हैं और 70 अंक की परिषद द्वारा लिखित परीक्षा ली जाती है। 30 अंक जो 70 के साथ जुड़ करके 100 अंक पूर्ण करते हैं, ये 30 अंक विद्यालय के आंतरिक मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को दिए जाते हैं। ये 30 अंकों का जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, ये महीनों के 3 महीने अलग अलग 3 महीनों में लिए जाते हैं और अलग अलग 3 महीने के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षाएं विद्यालय प्रशासन के द्वारा अपनी सुविधा अनुसार लिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो ये त्रैमासिक परीक्षाएं हैं, इनमें भी परिषद द्वारा लगभग ये तय है कि प्रथम मासिक परीक्षा में छात्रों की किन विषयों का मूल्यांकन होगा, द्वितीय मासिक परीक्षा में उस विषय से संबंधित किन चीजों का मूल्यांकन होगा, और तृतीय मासिक परीक्षा में भी उन विषय से संबंधित किन चीजों का मूल्यांकन होगा। तो रही बात संस्कृत विषय की, तो संस्कृत विषय की जब प्रथम मासिक परीक्षा होती है तो उसमें छात्र की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन होता है। भाषण के द्वारा, विचार अभिव्यक्ति के द्वारा यह देखा जाता है, या वाद विवाद कराकर किसी विषय को लेकर के वाद विवाद करा दी जाती है। इससे बच्चे की मौलिक अभिव्यक्ति का पता चलता है और इस मौलिक अभिव्यक्ति के आधार पर उसका मूल्यांकन 10 अंकों में किया जाता है। जो द्वितीय मासिक परीक्षा संस्कृत विषय में होती है, वह व्याकरण से संबंधित होती है। द्वितीय मासिक परीक्षा में छात्र के सामने व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, और इसी प्रकार से जो तृतीय मासिक परीक्षा 10 अंकों की होती है, उसमें नाटक, व्यक्तिगत पत्र लेखन आदि के जरिए बच्चे की लेखन शैली का, लेखन कला का मूल्यांकन होता है। और निश्चित ही संस्कृत विषय की परीक्षा है तो ये संस्कृत भाषा में ही उसका पत्र लेखन या नाटक लेखन वगैरह किया जाता है। इस प्रकार से प्रथम मासिक परीक्षा के 10 अंक, द्वितीय मासिक परीक्षा के 10 अंक और तृतीय मासिक परीक्षा के 10 अंक की तीनों मासिक परीक्षाओं के अंक मिलकर के 30 अंकों का यह आंतरिक मूल्यांकन होता है, और यह भी बोर्ड की परीक्षा में जुड़ता है। उन 70 अंकों के साथ जुड़ करके ये 100 अंक पूरे बनाता है। तो ये तो रही मासिक परीक्षाओं की बात। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं शेष 70 अंकों पर। ये जो शेष 70 अंक होते हैं, इनका मूल्यांकन छात्र का लिखित परीक्षा के आधार पर होता है। अब लिखित परीक्षा में अगर बच्चे को बैठना है तो उसका एक निश्चित पाठ्यक्रम है, और हम जब किसी विषय को पढ़ने जाते हैं तो हमारे सामने ये लक्ष्य तय होना चाहिए, एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, एक दायरा होता है कि हमें क्या क्या इस वर्ष पढ़ना है। और इस बात को लेकर के हमारे मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमें इस विषय में इस वर्ष क्या क्या अध्ययन करना है। कहते हैं कि जब चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम आधी जंग जीत लेते हैं। तो इस प्रकार से जो 70 अंकों की लिखित परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती है, उस 70 अंकों के लिए हमारे समक्ष, प्यारे बच्चों, आपके समक्ष संस्कृत विषय की एक पुस्तक होती है।
जैसा कि कक्षा 9 में भी आपने संस्कृत विषय की केवल एक ही पुस्तक का अध्ययन किया था, उसी भांति कक्षा 10 में भी संस्कृत विषय की केवल एक पुस्तक आपके सामने होगी। इस पुस्तक के 4 हिस्से होंगे। इस पुस्तक में 4 हिस्से होंगे और ये 4 हिस्से 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है कि आपको संस्कृत विषय में केवल एक ही पुस्तक का अध्ययन करना है और उस एक पुस्तक के 4 हिस्से होंगे। ये 4 हिस्से 2 खंडों में विभाजित होंगे। जो हमारा प्रश्न पत्र आता है आपके समक्ष, जो हाई स्कूल की परीक्षा का संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र आएगा, वो 2 खंडों में होगा। तो जो प्रथम खंड क है उससे संबंधित इस पुस्तक के 3 हिस्से होते हैं और जो खंड ख होता है वो इस पुस्तक का एक हिस्सा व्याकरण होता है। तो प्रथम खंड क जो है उसका जो पहला हिस्सा है वह संस्कृत गद्य से संबंधित होता है। प्यारे बच्चों, इसे हम संस्कृत गद्य भारती के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा खंड क है, इस खंड क का प्रथम हिस्सा क्या हुआ? संस्कृत गद्य भारती। अब इस खंड क का जो दूसरा हिस्सा है इसे हम कहते हैं, ये पद्य से संबंधित होता है और इसको संस्कृत पद्य पीयूषम के नाम से जाना जाता है। और इसी खंड क का जो तीसरा हिस्सा होता है इसको हम संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के नाम से जानते हैं। और ये 3 हिस्से मिलकर के खंड क का निर्धारण करते हैं और ये खंड क 35 अंकों का होता है। ध्यान दें, जो लिखित परीक्षा आपकी होगी इसका प्रश्न पत्र 70 अंकों का होता है और 70 अंकों में ये खंड क 35 अंकों का हो गया। और इस खंड क के 3 हिस्से हैं, संस्कृत गद्य, संस्कृत पद्य और संस्कृत कथा नाटक। अब खंड ख, ये खंड ख भी 35 अंकों का होता है और इस खंड ख में केवल व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसी से हम सहज अनुमान लगा सकते हैं कि व्याकरण कितना महत्वपूर्ण है। केवल एक व्याकरण मात्र से हम 35 अंक अर्जित कर सकते हैं और किसी भी भाषा की धुरी व्याकरण ही होती है। और कहा भी जाता है कि संस्कृत में गणित की भांति अंक मिलते हैं, तो उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं संस्कृत व्याकरण ही होता है। अगर संस्कृत व्याकरण में हमारी अच्छी पकड़ होगी तो हम अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं खंड क से। जैसा कि मैंने आपके सामने बात रखी कि खंड क में 3 हिस्से हैं। पहला है संस्कृत गद्य। अब ये जो संस्कृत गद्य है, संस्कृत गद्य भारती का जो हिस्सा है, इससे प्रश्न पत्र में 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी अगर आपने संस्कृत गद्य भारती को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपने अपने 11 अंक तय कर लिए 35 में से। अब खंड क का दूसरा हिस्सा संस्कृत पद्य आता है, जिसे हम संस्कृत पद्य पीयूषम कहते हैं। इस संस्कृत पद्य से आपके समक्ष प्रश्न पत्र में 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंकों के? 15 अंकों के। अब संस्कृत का जो खंड क है, इसका जो तीसरा हिस्सा है, जिसे हम संस्कृत कथा नाटक कौमुदी भी कहते हैं, इससे हमारे प्रश्न पत्र में 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से संस्कृत गद्य के 11 अंक, संस्कृत पद्य के 15 अंक और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के 9 अंक, तो कुल हो गए 11 धन 15 धन 9 अर्थात 35। इस प्रकार से 35 अंकों का विभाजन खंड क में है। गद्य से 11 अंक, पद्य से 15 अंक और कथा नाटक कौमुदी से 9 अंक। तो अगर हम इन 3 हिस्सों को तैयार करते हैं तो हम 35 अंकों के प्रश्नों का समाधान परीक्षा में कर पाएंगे और शेष 35 अंक पूर्णतः व्याकरण पर निर्भर होते हैं। तो चूंकि पूरे 35 अंक व्याकरण पर ही निर्भर होते हैं खंड ख के अंतर्गत, उस पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं खंड क के पहले हिस्से संस्कृत गद्य पर। संस्कृत गद्य में कुल 12 पाठ मंगलाचरण के अतिरिक्त निर्धारित है। ध्यान देंगे, मंगलाचरण के अतिरिक्त कुल 12 पाठ है। और छात्रों के सामने एक बड़ा सहज सा प्रश्न आता है विद्यालय में आते ही
कि कौन सी पुस्तक ली जाए, संस्कृत विषय की किस प्रकाशक की पुस्तक ली जाए। तो इस विषय में बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता प्यारे बच्चों आपको नहीं है, क्योंकि परिषद द्वारा कुछ प्रकाशक निर्धारित है और उन्हीं प्रकाशकों में से किसी प्रकाशक की पुस्तक जो सहजता से, सरलता से आपको उपलब्ध हो जाए, उनमें से किसी की भी पुस्तक आप खरीद सकते हैं। यदि पुस्तक किसी विगत छात्र की है जो कक्षा 10 पास कर चुका है, तो भी आप उससे अपना अध्ययन कर सकते हैं। बस ध्यान देने की बात यह है कि पिछले सालों में संस्कृत गद्य में एक नया पाठ जोड़ा गया था जिसका नाम है दीनबंधु ज्योतिबा फूले। तो दीनबंधु ज्योतिबा फूले नाम का 12वां पाठ है गद्य में जोड़ा गया है। यह पाठ 12वें स्थान पर जिस भी पुस्तक में है संस्कृत गद्य में, वह पुस्तक अध्ययन योग्य है, अर्थात वो नए पाठ्यक्रम के हिसाब से पुस्तक छपी है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपने बात समझी कि आपके सामने संस्कृत की एक पुस्तक है और उसके 4 हिस्से हैं, 2 खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में 3 हिस्से हैं, संस्कृत गद्य, पद्य, कथा, और खंड ख में एकमात्र हिस्सा है व्याकरण। संस्कृत गद्य से 11 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत पद्य से 15 अंकों के प्रश्न और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से 9 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से खंड क भी 35 अंकों का, खंड ख 35 अंकों का, कुल 70 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। हम गद्य की चर्चा कर रहे थे। संस्कृत गद्य में जैसा मैंने अभी बताया आपके सामने कि कुल 12 अध्याय हैं मंगलाचरण के अतिरिक्त। ये मंगलाचरण के अतिरिक्त 12 अध्याय हैं और जिसका सबसे पहला पाठ है कवि कुल गुरु कालिदास। विश्व प्रसिद्ध कवि हैं और इन्हीं से पहला पाठ हमारा शुरू होता है। संस्कृत गद्य भारती का जो पहला पाठ है वो कवि कुल गुरु कालिदास से प्रारंभ होता है। और अंतिम पाठ जो 12वां पाठ है, जो नया जोड़ा गया विगत वर्षों में, जैसे मैंने अभी चर्चा की, दीनबंधु ज्योतिबा फूले। इस प्रकार से कुल 12 पाठ मंगलाचरण के अलावा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अब समस्या आती है, सवाल ये उठता है आपके मन में, छात्र के मन में, कि ये जो संस्कृत गद्य भारती से 11 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये इन 12 पाठों में से पूछे जाते हैं, तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बारे में भी आपके मन में, मस्तिष्क में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो संस्कृत गद्य भारती खंड क का पहला हिस्सा है, इससे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपके इन 12 पाठों में से किसी पाठ से कोई गद्यांश दे दिया जाएगा और उस गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। प्यारे बच्चों, ये पहला प्रश्न है। ये संस्कृत में पद्य गद्य होगा और इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है, संदर्भ सहित। इसका अंकों का विभाजन कैसे है? 2 अंक का आपका संदर्भ होगा और 5 अंक का आपका अनुवाद का अंक होगा। इस तरह से कुल 7 अंकों का यह प्रश्न होगा। अर्थात यदि आपने संदर्भ लिख दिया, मान लीजिए आप अनुवाद नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपके संदर्भ के 2 अंक तय हो गए। बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से अंकों का विभाजन किया गया है। और मान लीजिए दुर्भाग्यवशात आपने संदर्भ नहीं लिखा, तो आपने अगर हिंदी अनुवाद सही कर लिया व्याकरण के दम पर, तो आपको 5 अंक मिल जाएंगे। इस प्रकार से 7 अंक का यह पहला प्रश्न है जो 2-5 में विभाजित है। प्रश्न क्या है? ये जो 12 पाठ संस्कृत गद्य भारती में है, इन 12 पाठ में से किसी एक पाठ से आपको संस्कृत के गद्यांश दिया रहेगा और उसका आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। ये 7 अंकों का। इसके बाद संस्कृत गद्य भारती से दूसरा प्रश्न बनता है और वह है पाठ का सारांश। ये जो 12 पाठ है कवि कुल गुरु कालिदास से लेकर के दीनबंधु ज्योतिबा फूले तक, इन 12 पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना रहेगा। आपके सामने विकल्प रहेगा 2-3 पाठों का। उन 2-3 पाठों में से किसी एक पाठ का आपको सारांश लिखना रहेगा और हिंदी में लिखना रहेगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह जो सारांश लिखना है, यह आपको हिंदी में लिखना है और इस प्रश्न के 4 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से संस्कृत गद्य भारती से कुल 11 अंक हो गए। 7 अंक का पहला प्रश्न और 4 अंक का दूसरा प्रश्न सारांश के रूप। तो इस प्रकार से संस्कृत गद्य भारती के 11 अंक। अब हम आते हैं संस्कृत पद्य पर, जो दूसरा हिस्सा खंड क का है और जैसा मैंने बताया कि ये 15 अंकों का है। इसमें अंकों का विभाजन कैसे है?
इसमें भी प्यारे बच्चों संस्कृत पद्य में जो पाठ हैं कुल 7 हैं, कुल 7 पाठ निर्धारित हैं और इन 7 पाठों में से किसी 2 पाठ से अथवा करके आपको पद्यांश दिया रहेगा और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा, जैसा कि भी प्रथम खंड में गद्य के साथ किया गया। तो पद्यांश दिया होगा और आपको उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहेगा और ये भी 7 अंकों का होगा। संदर्भ यदि आपने लिख दिया सही तो 2 अंक और अनुवाद भी सही यदि लिख दिया तो 5 अंक, कुल 7 अंक बन जाते हैं। इस प्रकार से यह पद्य का पहला प्रश्न। अब संस्कृत पद्य पीयूषम से जो दूसरा प्रश्न बनता है वो क्या है? वो है इन 7 पाठों में से किसी पाठ से सूक्तियां दे दी जाएंगी और उनमें से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी। संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहेगी, अनुवाद नहीं करना रहेगा। सूक्ति दे दी जाएगी और उसकी व्याख्या करनी है। संदर्भ सहित व्याख्या अर्थात संदर्भ के 1 अंक और व्याख्या के 2 अंक, कुल 3 अंकों का यह प्रश्न है। तो प्रथम प्रश्न पद्य का 7 अंक का हो गया और दूसरा प्रश्न 3 अंकों का हो गया। इस प्रकार से 7, 3, 10 अंक हो गए। अब इसी हिस्से का संस्कृत पद्य पीयूषम से एक प्रश्न और पूछा जाता है और वो होता है किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, अर्थ लिखना है पर संस्कृत भाषा में ही लिखना है। ये जो 7 पाठ आपके संस्कृत पद्य पीयूषम निर्धारित हैं, इन 7 पाठों में से किसी एक पाठ का आपको श्लोक दिया रहेगा और उसका संस्कृत में अर्थ लिखना रहेगा। ध्यान यहां देना है आपको बच्चों कि यहां संदर्भ नहीं लिखना है, क्योंकि संदर्भ के लिए प्रश्न में नहीं कहा गया है। तो और यह संस्कृत में अर्थ लिखने का अंक कितने का है? यह इस प्रश्न का अंक कितना है? 5। तो इस प्रकार से पद्य पीयूषम में कुल कितने अंक हो गए? पहले का 7 अंक, दूसरे का 3 अंक और तीसरे का 5, कुल 15 अंक निर्धारित है संस्कृत पद्य पीयूषम के लिए। तो खंड क का पहला हिस्सा गद्य भारती 11 अंक और पद्य के हो गए 15 अंक, कुल 26 अंक हो गए। अब हम आते हैं खंड क के तीसरे हिस्से पर, जिसे हम संस्कृत कथा नाटक कौमुदी या आशु पाठ के नाम से भी जानते हैं। तो संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में भी प्यारे बच्चों 7 पाठ हैं और ये कहानियां हैं, एक से एक प्रेरक कहानियां, प्रेरणास्पद कहानियां हैं। इन 7 जो कथा नाटक कौमुदी के 7 पाठ हैं, इन 7 पाठों से पाठ्यक्रम में बोर्ड की परीक्षा में 9 अंक के प्रश्न आते हैं और वो प्रश्नों का रूप कैसा होता है इसके बारे में आप स्पष्ट रहें। तो संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो ये जो 7 पाठ हैं, इन 7 पाठों में कहानियां जो है इनके कोई ना कोई पात्र होते हैं, हर कहानी में कुछ पात्र होते हैं। तो आपके समक्ष प्रश्न पत्र में 2-3 पात्रों के नाम दिए रहेंगे और उनमें से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण करना रहेगा। पात्र का चरित्र चित्रण करना रहेगा और इसके लिए 4 अंक निर्धारित है। कितने अंक निर्धारित है? 4 अंक। अब संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के जो 7 पाठ है, इनसे दूसरा प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि आपको इन 7 पाठों में से कुछ प्रश्न संस्कृत में पूछे जाएंगे और उनके उत्तर भी प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि संस्कृत में ही देना है। तो संस्कृत में प्रश्न पूछ करके उसके उत्तर संस्कृत में देने हैं और यह संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के इन 7 पाठों पर आधारित होंगे और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो अंक निर्धारित हैं वो है 5 अंक। तो ध्यान दें कि कथा नाटक कौमुदी के जो का पहला प्रश्न है पात्रों का चरित्र चित्रण का, वो 4 अंक का, और जो आपको जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस पुस्तक से 7 पाठों के आधार पे, उनका उत्तर देने के लिए 5 अंक, तो कुल हो गए 9 अंक। इस प्रकार से कथा नाटक कौमुदी के कुल हो गए 9 अंक। तो पहला जो हिस्सा है संस्कृत गद्य का वो 11 अंक का, संस्कृत पद्य का 15 अंक और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का 9 अंक। तो 11 धन 15 धन 9 35 अंक। इस तरह से संस्कृत खंड का 35 अंक का हो गया। हमारे संस्कृत प्रश्न पत्र का जो लिखित परीक्षा के 70 अंक हैं, उस 70 अंक में से 35 अंकों का विभाजन इस प्रकार से है। अब शेष 35 अंक व्याकरण से पूछे जाते हैं
तो उन शेष 35 अंकों का विभाजन व्याकरण में कैसे है, व्याकरण में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा हम आपसे अगले पाठ में अगले दिन करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही पर्याप्त। शुभमस्तु। चलते चलते हम एक श्लोक का सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सादर नमस्कार।